हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी जीके टॉक में। तो आज हम लोग ईवीएस यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण ईवीएस किसके लिए, यूपी टेट के लिए, उसका सेकेंड चैप्टर है यानी कि पारिस्थितिक एवं परितंत्र। तो सबसे पहले परिस्थितिक मतलब क्या होता है, इकोलॉजी, और परितंत्र मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परिस्थितिकी होता है इसमें ये क्या होता है, इसमें तुम कुछ पढ़ते ही होंगे। तो सबसे पहले इसके हम जान लेते हैं कि इसके क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। इसके दो घटक कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। ठीक है, तो दोनों के निर्माण से जो मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक। पर्यावरण बनता है, उसी के निर्माण में जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, तो सजीव, जैविक मतलब सजीव और अजैविक मतलब निर्जीव। तो जैविक और अजैविक यानी कि सजीव और निर्जीव घटकों को मिलाकर किस पारिस्थितिक पर्यावरण बना है। मतलब कि सजीव और निर्जीव घटकों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो आपका इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक, तो इसके हम क्या पढ़ लेते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पारिस्थितिकी का। विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन कहलाती हैं। जीवों और उनके संबंधों का मतलब कि वो क्या क्रियाएं करते हैं, उनके बारे में जो संबंध है उसका क्या करती है, अध्ययन करती हैं। तो इसमें वह देखा जाता है कि जीव अपने आस पड़ोस की जैविक यानी कि अन्य जीव, जैविक मतलब सजीव, और अजैविक जैसे हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, जो कि भौतिक क्रियाएं, जिसमें कि अजैविक जिसे कहते हैं, जो निर्जीव होते हैं, चीजों को कैसे प्रभावित करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। क्या मतलब, सजीव और निर्जीव घटकों के बारे में अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल एसएससी जीके टॉक को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब तो हम लोग देख लिए कि परिस्थितिकी क्या होता है, मतलब समझ में आ गया कि जो इसके अंदर क्रियाएं होती हैं सजीव और निर्जीव के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इकोलॉजी शब्द है वो किससे मिलकर बना है, ये किसी शब्द से मिलकर बना ही होगा। तो इकोलॉजी का शब्द देखिए, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द आइकोस मतलब क्या होता है, घर या निवास, मतलब कि घर का अध्ययन, और लोगोस मतलब क्या होता है, अध्ययन। आइकोस मतलब होता है घर या निवास, जगह, प्लेस। ठीक है, आइकोस मतलब क्या होता है, प्लेस, और लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो जिसमें हम लोग किसी घर यानी कि पारिस्थितिकी एक तरह से घर ही है ना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सजीव और निर्जीव सभी दोनों मिलकर क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उनके बीच संबंध होता है, यही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और इसका मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का, तो आइकोस का मतलब होता है घर या निवास, मतलब जिसके अंदर एक परितंत्र, और इसका मतलब वातावरण, जगह, प्लेस। और लोगोस का मतलब क्या होता है, लोगोस का मतलब होता है पढ़ना यानी कि अध्ययन करना। तो घर का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक, ओके। तो अब क्या देखते हैं इसकी परिभाषा किसकी, तो विज्ञान की वो शाखा जो जीवित जीव और उनके भौतिक वातावरण के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहते हैं। भौतिक वातावरण जिसमें मृदा हो, जल हो, आसपास की चीजें को कैसे प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक वातावरण कहते हैं। ठीक, और जीवित जीव मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, उनके बीच क्रिया को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे देखते हैं कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने करा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके यूपी टेट एग्जाम में क्या करेगा, ये पूछ सकता है। ठीक, तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था 1866 ईस्वी में। किसमें, तो 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। लेकिन क्या कि भारत में सबसे पहले किसने किया था, भारतीय जनक कौन है, तो भारतीय जनक है रामदेव मिश्रा, जो भारत में पारिस्थितिकी का जनक माने जाते हैं। कौन, रामदेव मिश्रा। पूछ सकता है आपके क्वेश्चन, मतलब किसमें, आपके परीक्षा में, आपके यूपी टेट एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा। तो सबसे पहले आपको इकोलॉजी समझ में आया, जिसमें सजीव और निर्जीव यानी कि जैविक अजैविक घटक के बीच क्या होती है, क्रिया होता है, और उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया।
और इकोलॉजी शब्द का प्रयोग आइकोस यानी कि घर और लोगोस मतलब कि अध्ययन से हुआ है, मतलब कि घर का अध्ययन, मतलब कि जो पारिस्थितिकी तंत्र वो घर की तरह है ना, जिसमें सभी कड़ी जो घटक निर्जीव सजीव उनके बीच में क्रिया करते एक घर ही हो गया ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, और सबसे पहले इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल द्वारा, और भारत में उसके जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा है। ठीक, इतनी चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, जगह। देखिए पहले समझते हैं, जैसे क्या है, हमारा शरीर है, शरीर मतलब समझ रहे हैं, हमारी बॉडी। ठीक है, उसकी तुलना हम किससे करेंगे, उसकी तुलना हम करते हैं यहाँ पे इकोलॉजी यानी कि किससे करेंगे, तो परिस्थितिकी से करते हैं। मान लीजिए कि हमारा शरीर क्या है, एक परिस्थितिकी है। ठीक है, मतलब हमारा शरीर इकोलॉजी बनाता है, लेकिन हमारे शरीर में मतलब कि जो हमारे शरीर है उसमें सबसे कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन है, तो आपको सभी को पता है वो कौन है, तो वो है सेल। क्या है, सेल है, सबसे छोटी इकाई। तो उसी प्रकार इकोलॉजी एक बड़ी चीज है, यानी कि परिस्थितिकी यानी कि परिस्थितिकी एक बड़ी चीज है, उसमें जो कार्य करने वाली सबसे छोटी चीज भाग लेती है उसे हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। परितंत्र एक सेल की तरह काम करता है, किसके अंदर, परिस्थितिकी के अंदर। परिस्थितिकी को हम क्या मान लेंगे, एक शरीर मान लेंगे। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, उसी तरह परिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परितंत्र होती है। ठीक, समझ में आया। तो जैसे हम इसको डिफिनीशन से क्या देखेंगे, परिभाषा रूप में हम देखेंगे कि परितंत्र एक क्रियात्मक इकाई है जहाँ पे सभी जीव जंतु में मतलब सभी जानवर, पौधे, अन्य सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, सजीव होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो जैविक कहलाते हैं। ठीक, और अपने भौतिक वातावरण जैसे मिट्टी, पानी, हवा, तापमान के साथ मिलकर एक संपूर्ण मतलब मिलाकर एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर तंत्र बनाते हैं। जैसे सेल क्या बनाती है, बहुत सारी सेल मिलकर एक उसके निर्माण करती है, किसका, ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती है। उसी तरह से एक परितंत्र मिलकर किसका निर्माण करता है, तो इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी का निर्माण करता है। ठीक, तो समझ में आया इकोलॉजी यानी कि इकोसिस्टम क्या हुआ और इकोलॉजी क्या है। ठीक, इकोलॉजी एक प्रकार की अंदर घर है या जगह है, उसके अंदर परितंत्र क्या करता है, कार्य करता है। उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, परितंत्र है। समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कि अब देखते हैं कि इकोलॉजी यानी कि एक और तरह से पहले हम परितंत्र को समझ लेते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस या जगह है। ठीक है, अब सही से समझिए कि इकोसिस्टम एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस या जगह है जहाँ पर विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और जीव जंतु पौधों के बीच जो उनके बाहरी वातावरण के बीच क्या होता है, अंतःक्रिया होती है, जिससे हमारा जीवन संभव हो, वही क्या कहलाता है, वही परितंत्र कहलाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया आई होप सबको। ठीक है, तो हमारा वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी आगे पढ़ाने की। ठीक है, अब देखते हैं कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले किया है। किसने किया है, तो एजी टेंसले कब किए थे, तो ये 1935 में। अब बताइएगा 1935 में क्या क्या बनाया है, कौन से बैंक का निर्माण हुआ है और किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है 1935। क्या करेंगे आप, कमेंट में बताएंगे मुझे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पारिस्थितिकी और परितंत्र में संबंध क्या है, थोड़ा इसको आप तो सभी को पता है तो बता ही लेंगे, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपने हिसाब से, हमें यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि परितंत्र और परिस्थितिकी की एक क्रियात्मक इकाई है। सही बात है, परितंत्र एक क्रियात्मक यानी कि छोटी इकाई है। इसका मतलब है पारिस्थितिकी के अध्ययन का मूल केंद्र क्या होता है, परितंत्र होता है, जिससे हमारा क्या होता है, जीवन संभव होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं निर्भरता क्या है। परितंत्र में सभी जीव, चाहे वह वीर्थ हो या जानवर हो, अपने अस्तित्व के लिए सीधा या परोक्ष रूप से एक दूसरे और अपने भौतिक वातावरण पर क्या करते हैं, जो एक दूसरे पर और भौतिक वातावरण पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। भौतिक वातावरण जैसे जल, वायु, मृदा, तापमान पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, वही क्या कहलाता है, वही परितंत्र कहलाता है। और एक तरह से परिस्थिति पर क्या है, डिपेंड है। ठीक है, जैसे हमारा सेल शरीर का निर्माण करता है, उसी तरह परितंत्र क्या करता है, परिस्थितिकी का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं परितंत्र के घटक। तो परितंत्र के कितने घटक होते हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसके कितने घटक होते हैं, 3 जैविक घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, तो कितने होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के, तो 3 होते हैं। एक होता है प्राइमरी यानी कि
जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकंड उपभोक्ता। तीसरा और इसके बाद सेकंड द्वितीय उपभोक्ता, इसके बाद थर्ड उपभोक्ता यानी कि तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को क्या कहते हैं, तो पहले वाले को कहते हैं प्रथम यानी कि प्रथम उपभोक्ता। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं यानी कि उत्पादक कहते हैं। उत्पादक मतलब कि पेड़ पौधे, जो अभी आगे इसके बारे में देखते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी क्यों कहते हैं, तो देखिए हरे पौधे जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है, जिसकी पत्तियों में क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, और हरे शैवाल जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। और या कुछ बैक्टीरिया मतलब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की किरणों का उपयोग करके प्रकाश की किरणों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ अपने भोजन का एक ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। उसे हम क्या संग्रहित होते हैं, जिसे परिवर्तित करते हैं किसको मिलाकर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे जो पर्णहरिम को क्लोरोफिल पाया जाता है उसके साथ की जाती है। ठीक है, और पानी की उपस्थिति में ग्लूकोज स्टार्च जो पानी होता है ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में उसे क्या करते हैं, मिलाकर, मतलब किसको सूर्य के किरण को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को मिलाकर वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज स्टार्च बनाते हैं। जो उसे मतलब उसको किस रूप में लेते हैं, तो उसे भोजन के रूप में लेते हैं। इसीलिए हरे पौधे क्या कहते हैं, स्वपोषी, मतलब कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक ही कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या कहते हैं, पुनः बनाते हैं। क्या कहते हैं, पुनः बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, स्वपोषी, जिसमें कि क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, घास फूस ये सब। ठीक, तो ये किसी पे क्या करते हैं, निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता में क्या होते हैं, ये स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ क्या मिलकर बनाते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। किस रूप में परिवर्तित करते हैं, तो ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में होता है, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम उत्पादक या स्वपोषी या प्रथम उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं सेकंड उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता। सेकंड उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए सीधे या परोक्ष रूप से दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। उन्हें हम 3 श्रेणियों में बांटे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। किसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। यही जो पहले वाला है उसी को हम स्वपोषी या शाकाहारी कहते हैं। लेकिन इनमें जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसको जीव जंतु के बारे में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हम क्या कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें शाकाहारी यानी कि हार्बीवोरियस होते हैं। मतलब कि शाकाहारी करते हैं, जो बस सब्जी पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ये सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। किससे, सीधे पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे में गाय हो गई, घास खाती है, गाय मांस सोस नहीं खाती है ना, गाय बस क्या करती है, घास फूस खाती है। बकरी हो गई, घास खाती है। ऊँट क्या होता है, ऊँट चना खाता है, घास खाता है। तो सब क्या है, ऊँट, टिड्डा, खरगोश ये सब क्या होते हैं, तो ये प्राथमिक यानी प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी, ऊँट, टिड्डा, खरगोश ये सब क्या खाते हैं, तो ये हरी सब्जियां, पेड़ पौधे, पत्तियां ये सब खाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, जो शाकाहारी होते हैं। नॉर्मल सी बात, जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक, इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, इसमें प्रथम श्रेणी के मांसाहारी भी खाते हैं। इस प्रथम श्रेणी के मांसाहारी भी खाते हैं और ये भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेढक, सांप, छिपकली, छोटे पक्षी। यानी कि द्वितीय को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और ये क्या खाते हैं, जो पहले यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उसको ये सब क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे मेढक किसको खा जाएगा, टिड्डा को खा जाएगा। सांप किसको खा सकता है, खरगोश को खा सकता है। ठीक है, छिपकली ये सब भी छोटे छोटे कीट को खाएंगे। छोटे पक्षी छोटे छोटे कीट को खाएंगे, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। और सेकेंडरी क्या होते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। जो प्राथमिक वाले होते हैं उसको ये सब क्या करते हैं, ये सब खाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तृतीय उपभोक्ता यानी कि टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत क्या आते हैं, तो टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं जिसे हम शीर्ष मांसाहारी यानी कि टॉप कार्निवोरियस कहते हैं। टॉप कार्निवोरियस कहते हैं मतलब कि ये जो प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, उसको सब क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे
जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, चीता हो गया, इसके बाद गिद्ध हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब किसको खाते हैं, तो ये सेकेंडरी वाले उपभोक्ता को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आ जाता है सर्वाहारी यानी कि ओमनीवोरियस, मतलब सबको, ऐसे जीव जो शाकाहारी और अन्य जीव मांसाहारी दोनों को क्या करते हैं, खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा आ गया मनुष्य सब्जी भी खाता है, पालक पनीर भी खाएगा, इसके बाद मांस भी खाता है, जैसे मुर्गा हो गया, बकरी हो गया, उसका मांस भी खाता है, तो उसको हम क्या मतलब कि उसको मनुष्य कहते हैं, मतलब कि वो सर्वाहारी में आएगा। ठीक, कौवा हो गया, वो भी फल फूल भी खाएगा, इसके बाद मांस भी खाता है। इसका कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता भी खाना दे देंगे तो वो भी खाएगा, मांस दे देंगे तो वो भी खाएगा। बिल्ली भी हो गई, ये भी दूध भी पीती है और मांस भी खाती है। मोर हो गया, मोर भी साग सब्जी आलू की फसल खा जाती हैं, उसके बाद सांप को भी खाते हैं। तो ये सब क्या आएंगे, ये सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, जैसे एक याद रखिए, जैसे हम बता रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए। जैसे पहले देखिए प्राथमिक घास हो गया, जो प्राथमिक के अंतर्गत आएगा, घास आ गया तो उसको खाता है टिड्डा। टिड्डा क्या होगा, टिड्डा प्राइमरी सेक्टर का हो गया, जो घास खाता है। ठीक है, अब टिड्डा को खाने के लिए सेकेंडरी में आ जाएगा, पक्षी आ जाएंगे सबसे पहले जो टिड्डा खा जाएंगे, सांप आ जाएगा जो टिड्डा को भी खा जाएगा। तो टिड्डा किसका आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा बाज, जो कि सर्वाहारी यानी कि तृतीय आ जाएगा, जो कि सांप को भी खा जाएगा। ठीक, तो जो सर्वाहारी टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत क्या करेंगे, आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे एक तरफ मान लीजिए घास है, घास को किसको खाता है, खरगोश, तो खरगोश प्राइमरी सेक्टर का आ जाएगा। और इसके बाद तृतीय शेर का आ जाएगा, जो खरगोश को भी खा जाएगा। तो ये तृतीय यानी कि टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आगे देखेंगे क्या, अब घटक यानी कि मित्रपोषी और मित्रजीवी। ठीक, तो इसको हम कल देखेंगे। बाकी आप अपना वीडियो समाप्त करते हैं, इसको हम जल्दी जो आपका ईवीएस है एग्जाम से पहले तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल SSC GK टॉक को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।